प्यारे बच्चों, आज मैं आपको नाटक का तात्विक विवेचन इस विषय पर लेक्चर दे रही हूँ। आशा है आप पुराने लेक्चरों को भी ध्यान से देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे और समझ रहे होंगे। नाटक हम किसको कहते हैं? तो नाटक जो है मुख्य रूप से संस्कृत साहित्य से लिया गया है। संस्कृत के आचार्यों ने नाटक के स्वरूप पर विस्तार से विचार किया है। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में कहा गया है, जिसमें स्वभाव से ही लोक का सुख दुख समन्वित होता है और अंगों आदि के द्वारा अभिनय किया जाता है, उसी को नाटक कहते हैं। अभिनव गुप्त ने लिखा है, नाटक वह दृश्य काव्य है जो प्रत्यक्ष कल्पना एवं अध्यवसाय का विषय बन सत्य एवं असत्य से समन्वित विलक्षण रूप धारण करके सर्वसाधारण को आनंदोपलब्धि प्रदान करता है। कहने का अर्थ क्या है कि नाटक वह है जो हम दृश्य रूप से देखते हैं। काव्य हमारे अनेक प्रकार के हैं। दृश्य काव्य है, कुछ चीज़ों को हम सुनकर ग्रहण करते हैं, वो श्रव्य काव्य हो गए। तो नाटक हमारा दृश्य काव्य है। इसको हम कल्पना भी कर सकते हैं और इसका विषय हम सत्य और असत्य से समन्वित भी कर सकते हैं। महिम भट्ट के अनुसार अनुभाव विभाव आदि के वर्णन से जब रसानुभूति होती है तो उसे काव्य कहते हैं, और जब काव्य को गीत से रंजित एवं अभिनेताओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो वह नाटक का स्वरूप धारण कर लेता है। रामचंद्र गुणचंद्र के अनुसार जो प्रसिद्ध पौराणिक एवं ऐतिहासिक रामचरित पर आधारित हो, जो धर्म काम एवं अर्थ का फलदाता हो और जो अंक दशा से समन्वित हो, उसे नाटक कहा जाता है। भारतीय आचार्य रस निष्पत्ति को उद्देश्य मानते हुए ही नाटक का स्वरूप निर्धारित करते हैं, जबकि पाश्चात्य आचार्यों ने कार्य को महत्व देते हुए संघर्ष, संकलन, त्रय, दुखांत, सुखांत आदि लक्षणों को प्रमुखता दी है। तो संस्कृत के नाटक अलग प्रकार से लिखे गए हैं, हिंदी के नाटक अलग प्रकार से लिखे गए हैं, पाश्चात्य नाटक अलग प्रकार से लिखे गए हैं। अब हमारे पास आता है कि नाटक के कौन कौन से तत्व होते हैं। संस्कृत नाट्यशास्त्र में नाटक के 3 मूलभूत तत्व माने गए हैं: वस्तु, नेता और रस, और इन्हीं तीनों का विस्तृत निरूपण किया गया है। पाश्चात्य काव्यशास्त्र में नाटक के 6 तत्व माने गए हैं: कथावस्तु, पात्र और चित्रण, कथोपकथन या संवाद, देश काल या वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य। इन्हीं को हम हिंदी नाट्य कला में भी लेते हैं। तो पहला है आपका वस्तु अथवा कथावस्तु। नाटक की मूल कथा को ही वस्तु, कथानक या कथावस्तु आदि नामों से पुकारा जाता है। चाहे आप उसको नाटक की मूल कथा जो भी है उसको आप वस्तु कह लीजिए, कथावस्तु कह लीजिए, कथानक कह लीजिए, ये तीनों नाम नाटक की कथावस्तु के हैं। अब कथावस्तु आपकी 2 प्रकार की होती है, आधिकारिक और प्रासंगिक। आधिकारिक कथावस्तु हुई मुख्य कथावस्तु, प्रासंगिक हुई जो प्रसंगवश आई उसमें। तो यह मुख्य कथा के विकास और सौंदर्यवर्धन में सहायक होती है। आधार के भेद से कथावस्तु 3 प्रकार की होती है: प्रख्यात, उत्पाद्य और मिश्रित। जिसमें प्रख्यात हुआ जिसका आधार इतिहास, पुराण या जनश्रुति होता है। उत्पाद्य है जो नाटककार की अपनी कल्पना होती है, और मिश्रित है जिसमें इतिहास और कल्पना का मिश्रण होता है। अब नाटक की कथा वस्तु में कार्य व्यापार की दृष्टि से 5 अवस्थाएं मानी गई हैं।
आरंभ, विकास, चरम सीमा, उतार, अंत या समाप्ति। प्राचीन भारतीय आचार्यों का वर्गीकरण भी इसी प्रकार का है, केवल नाम का भेद है, जो इसी क्रम में इसी प्रकार है: आरंभ, प्रयत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति और फल। कथानक की पांचों अवस्थाएं संघर्ष मूलक हैं। पाश्चात्य नाटक में संघर्ष को महत्व प्राप्त है, जबकि भारतीय नाटक में नेता और उसके आदर्श को, यहाँ पे बच्चे ध्यान देंगे कि पाश्चात्य नाटक जो हमारे हैं उनमें संघर्ष को महत्व दिया गया है, जबकि भारतीय नाटकों में नेता और उसके आदर्श को। भारतीय नाटकों में भी संघर्ष देखा जा सकता है, किंतु उसकी स्थिति सीधी और स्पष्ट होती है। तो ये है आपके नाटक के पहला तत्व, कथा वस्तु, जिसको हम साधारण भाषा में वस्तु भी कहते हैं। दूसरा है नाटक का तत्व पात्र और चरित्र चित्रण। संपूर्ण नाटक पात्र और उसकी गतिविधियों पर आधारित है। पात्र ही कथानक को आगे बढ़ाता हुआ अंत की ओर ले जाता है। कथा का संवाहक भी पात्र ही होता है। पाश्चात्य नाट्य कला में भारतीय नाट्य कला की भांति नायक का कोई सुनिश्चित स्वरूप नहीं है। वह साधारण और असाधारण किसी भी स्थिति का हो सकता है। आधुनिक नाटकों में पात्रों का चरित्र चित्रण आदर्श से हटकर यथार्थवादी पद्धति पर किया जा रहा है। पात्रों को व्यक्ति पात्र तथा प्रतिनिधि पात्र, इन दो भेदों में विभक्त किया जा सकता है। नाटक के नायकों के 4 प्रकार माने गए हैं: धीरोदात्त, धीर ललित, धीर प्रशांत और धीरोदत्त। नाटकों में भी चरित्र चित्रण उपन्यास की ही भांति होता है, परंतु उपन्यासकार की भांति नाटककार विश्लेषणात्मक या प्रत्यक्ष रूप से चरित्र चित्रण नहीं कर सकता। उसे परोक्ष या अभिनयात्मक ढंग से काम लेना पड़ता है। कथावस्तु घटनाओं और कथोपकथनों के द्वारा नाटकीय पात्रों के चरित्र का उद्घाटन होता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि पात्र जो हमारे नाटक में लिए जाते हैं वो साधारण भी हो सकते हैं, असाधारण भी हो सकते हैं। किसमें? आधुनिक नाटकों में। लेकिन उसके 4 प्रकार हैं, तो आपको समझना होता है कि धीरोदात्त है, धीर ललित है, धीर प्रशांत है या धीरोदत्त है। इन चारों के विषय में अगर आप चाहेंगे तो हम अपनी अगली वीडियो में आपको इन चारों के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे कि नायक धीरोदात्त नायक कौन सा होता है, धीर ललित नायक कौन सा होता है, धीर प्रशांत कौन सा होता है और धीरोदत्त कौन सा होता है। तो ये तो बात थी हमारी नायक की। अब हम नाटक के तीसरे तत्व पर आते हैं, जो है कथोपकथन। नाटक संवादों के माध्यम से ही लिखा जाता है। पात्र का चरित्र चित्रण, कथा का विकास, रोचकता और वातावरण सृजन सभी संवाद से ही होता है। संवाद अन्य विधाओं की अपेक्षा नाटक का अधिक प्राण तत्व होता है। संवाद की प्रसंग, परिस्थिति, पात्रानुरूपता उसका मूल तत्व है। संवाद जितने सार्थक, संक्षिप्त, वक्र और अंतःशक्ति संपन्न होते हैं, नाटक उतना ही सफल होता है। नाटक में संवादों की भाषा सरल, सरस और प्रवाहपूर्ण होनी चाहिए। तो आज हमने चर्चा की आपके नाटक के 3 तत्वों की। उसमें हमने पहला देखा कि नाटक की वस्तु अथवा कथा वस्तु कैसी होनी चाहिए। दूसरा हमने देखा पात्र और चरित्र चित्रण नाटक में कैसे होने चाहिए। और तीसरा हमने देखा कि नाटक के संवाद कैसे होने चाहिए, जिसे हम कथोपकथन कहते हैं। अब हमारे 4 अंग नाटक के बचे हुए हैं, जिनकी चर्चा हम आने वाले वीडियो में करेंगे। अगर आपको नाटक के बारे में और कुछ जानकारी चाहिए तो आप अवश्य ही मुझे सूचित करें। धन्यवाद।